शुरुआत एक खूबसूरत सपने से होती है। सोचिए, मेघालय की वो हरी भरी वादियां, झरनों का संगीत और एक नया शादीशुदा जोड़ा। हाँ, राजा और सोनम रघुवंशी अपनी जिंदगी का सबसे हसीन सफर, अपना हनीमून मनाने निकले हैं। ये कहानी है 29 साल के इंदौर के एक बिजनेसमैन राजा और उनकी पत्नी सोनम की। उनकी शादी 11 मई 2025 को हुई और कुछ ही दिन बाद 20 मई के आसपास वो मेघालय पहुंच गए। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 2025 के मध्य से लेकर अंत तक की कई समाचार रिपोर्टों का एक पूरा संग्रह है, और आज हम इन्हीं के जरिए इस कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक रोमांटिक हनीमून से शुरू होकर देश की सबसे चौंकाने वाली आपराधिक घटनाओं में से एक बन गई। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला असल में था क्या। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ इस घटना को दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के आधार पर ये समझना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो कहानी शुरू होती है शिलोंग और चिरापुंजी की खूबसूरत वादियों से। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हाँ, वो घूम रहे थे, तस्वीरें खिंच रही थीं। लेकिन फिर 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। और यहीं से ये कहानी एक रोमांटिक सफर से एक रहस्य में तब्दील हो जाती है। ये कैसी कहानी है जिसमें प्यार है, धोखा है, एक बेहद ठंडी साजिश और आधुनिक पुलिस जांच के हर पहलू को हम देख पाएंगे। तो 23 मई को दोनों गायब हुए और फिर लगभग 10 दिन तक कोई खबर नहीं। कुछ भी नहीं। और फिर 2 जून को एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। सोहराय इलाके में वाय सौडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिलता है। और रिपोर्ट्स इस बात को लेकर बिल्कुल साफ है कि ये कोई हादसा नहीं था। नहीं, उनके शरीर पर धारदार हथियारों से किए गए कई गहरे घाव थे, शायद किसी गंडासे या माचेते से। ये एक बेहद क्रूर हत्या थी। परिवार तो सदमे में था। जाहिर है, किसी भी परिवार के लिए ये एक भयानक त्रासदी थी। राजा का शव इंदौर लाया गया और उन्होंने तुरंत न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गायब था, उनकी पत्नी सोनम। बिल्कुल। जैसे ही राजा का शव मिला, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ, सोनम कहाँ है, वो कहाँ थी? एक पत्नी की लाश मिलती है और पत्नी गायब है। यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। तो पुलिस के सामने 2 ही थियरी हो सकती थी। हाँ, या तो सोनम भी उसी हमले की शिकार हुई हैं, उनका अपहरण कर लिया गया है, या फिर वो इस मामले में किसी तरह शामिल हैं। और इसी के बाद एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू होता है ना? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा अभियान नहीं था। मेघालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों की पुलिस मिलकर सोनम को ढूंढने में लग जाती है। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका था। हाँ, और ये अंतर्राज्यीय सहयोग आधुनिक अपराध जांच का एक बहुत जरूरी पहलू है। जब मामला एक से ज्यादा राज्यों में फैला हो तो इस तरह का तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर 7-8 जून को सोनम मिलती हैं, लेकिन एक बहुत ही नाटकीय परिस्थिति में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक सड़क किनारे ढाबे पर बेहोशी की हालत में। पहली नजर में तो ये बिल्कुल किसी अपहरण की शिकार लड़की का मामला लगता है। सही कहा ना? बिल्कुल, और उनकी शुरुआती कहानी भी यही थी, एक पीड़ित की कहानी। उन्होंने क्या कहा पुलिस को? पुलिस हिरासत में आने के बाद सोनम ने यही दावा किया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया था, उनके पति को मार दिया गया और उनका अपहरण कर लिया गया। वो किसी तरह बचकर निकली। ये तो एक ऐसा बयान था जो किसी का भी दिल दहला दे। लेकिन पुलिस ने ये कहानी मानी नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोतों के मुताबिक पुलिस ने इसे एक कमजोर योजना या पुअर प्लान कहा। ये इस केस का सबसे बड़ा मोड़ था। एक मिनट, पुलिस को शुरू से ही उसकी कहानी पर यकीन नहीं था। ऐसा क्यों? यहीं पर एक अनुभवी जांच टीम की भूमिका सामने आती है। उन्होंने सिर्फ कहानी नहीं सुनी, उन्होंने कहानी में मौजूद छेदों को देखना शुरू किया। अच्छा। उनके बयान में कई बातें मेल नहीं खा रही थीं। शुरुआती पूछताछ और जो थोड़े बहुत सबूत तब तक मिले थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। पुलिस को लगने लगा कि ये कहानी गढ़ी जा रही है। और यहीं से कहानी 180 डिग्री घूम गई। एकदम। तो कहानी एक पीड़ित की नहीं, बल्कि एक कथित साजिशकर्ता की बनने लगती है। हाँ, पुलिस का आरोप था कि सोनम पीड़ित नहीं, बल्कि अपने ही पति की हत्या की मुख्य सूत्रधार थी। तो पुलिस की थ्योरी क्या थी? अगर ये अपहरण नहीं था तो फिर क्या था? पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस साजिश में सोनम अकेली नहीं थी। अच्छा। उनका साथ दिया उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने। आरोप ये था कि इन दोनों ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की एक बहुत ही सोची समझी योजना बनाई थी। उन्होंने हनीमून को ही हत्या की जगह के तौर पर चुना। ये तो बहुत ही ठंडा और शातिर दिमाग लगता है। यही इस केस का सबसे परेशान करने वाला पहलू है।
योजना ये थी कि इसे एक ट्रैकिंग के दौरान हुआ हादसा या लूटपाट दिखाया जाए। सबसे खूबसूरत पल को सबसे भयानक बनाने की साजिश। हाँ, और ये योजना सिर्फ इन दोनों तक सीमित नहीं थी। आरोप है कि इसके लिए 3 किराए के हत्यारों आनंद, विशाल और आकाश को काम पर लगाया गया था। जांच के दौरान रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सोनम और राज कुशवाहा दोनों ने इस साजिश में अपनी भूमिका कबूल कर ली थी। हाँ, उन्होंने कबूल किया। लेकिन सिर्फ कबूलनामे के आधार पर तो केस नहीं टिकता। ये सिर्फ एक थ्योरी थी या उनके पास कोई ठोस सबूत भी थे? उनके पास ठोस सबूत थे। आपने तकनीकी सबूतों का जिक्र किया था। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ फोन रिकॉर्ड्स थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और यही इस केस की जांच का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तकनीकी सबूत सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जाल है जो पुलिस ने बुना। कैसा जाल? इसमें फोन रिकॉर्ड्स तो थे ही, जिनसे पता चला कि सोनम और राज कुशवाहा हत्या से पहले, हत्या के दौरान और बाद में लगातार संपर्क में थे। लेकिन इससे भी बढ़कर पुलिस ने सेल फोन टावर की लोकेशन को ट्रैक किया। अच्छा, उससे क्या साबित हुआ? उससे ये साबित हुआ कि सोनम के अपहरण की कहानी झूठी थी। जिस वक्त वो कह रही थी कि उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा था, उनके फोन की लोकेशन कहीं और थी। उनके फोन की लोकेशन हत्या की जगह के पास ही थी और हत्यारों के फोन की लोकेशन भी वहीं थी। वाह! इसके अलावा अलग अलग टोल प्लाजा और होटलों से मिली सीसीटीवी फुटेज ने उनकी गाड़ियों की आवाजाही को कंफर्म किया। ये एक डिजिटल पगडंडी थी जिसे वो मिटा नहीं पाए। मतलब सबूतों की एक पूरी चेन बना ली गई थी। मैंने ये भी पढ़ा कि जांचकर्ताओं ने झरने के पास क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट भी किया था। उसका क्या मकसद था? क्राइम सीन रिक्रिएशन का मकसद होता है ये समझना कि घटना असल में कैसे घटी होगी। उस जगह का भूगोल कैसा है, क्या वहां से किसी का अपहरण करना या भागना मुमकिन है। सोनम ने जो कहानी सुनाई थी, क्या वो उस जगह की परिस्थितियों के हिसाब से फिट बैठती है? और उन्होंने क्या पाया? जांचकर्ताओं ने पाया कि उनकी कहानी और क्राइम सीन की हकीकत में कोई मेल नहीं था। इन सब ने मिलकर पुलिस की थ्योरी को एक बेहद मजबूत आधार दिया। और हत्या का मकसद क्या बताया गया? एक गुप्त रिश्ता? हाँ, शुरुआती तौर पर पुलिस ने प्रेम प्रसंग को ही मुख्य मकसद माना। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि असली वजह पर अभी भी बहस जारी है। मतलब हो सकता है कि रिश्ते के अलावा कोई वित्तीय या कोई और व्यक्तिगत कारण भी हो। बिल्कुल, जो शायद ट्रायल के दौरान सामने आए। तो जांच पूरी होने के बाद सितंबर 2025 तक मेघालय पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की। हाँ, एक बहुत विस्तृत चार्जशीट, 790 पन्नों की। 790 पन्ने, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। इसमें ऐसा क्या होता है? चार्जशीट दरअसल पुलिस की जांच का नतीजा होती है। आप इसे एक कहानी की तरह समझ सकते हैं जो पुलिस सबूतों के साथ अदालत को बताती है। अच्छा। इसमें गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो सारे फोन रिकॉर्ड्स, सेल टावर लोकेशन का डेटा, ये परत दर परत और विस्तृत थी। और इसी के आधार पर सोनम, राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे। ये केस सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रहा, इसने पूरे देश का ध्यान खींचा और एक बड़ी सामाजिक बहस छेड़ दी, है ना? बिल्कुल। रिश्तों में भरोसे से लेकर पर्यटन स्थलों की सुरक्षा तक हर चीज पर बात होने लगी। ये बात इतनी चौंकाने वाली क्यों थी? मतलब देश में तो और भी अपराध होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हनीमून शब्द अपने आप में विश्वास, प्यार और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सही है। जब उसी प्रतीक के पीछे इतनी ठंडी साजिश छिपी हो, तो ये लोगों के भरोसे की बुनियाद को हिला देता है। ये सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, बल्कि एक पवित्र माने जाने वाले रिश्ते का कत्ल था। और वो भी सार्वजनिक रूप से। मैंने पढ़ा था कि इसका असर इतना गहरा था कि कुछ स्थानीय नेताओं ने तो अपराध स्थल के पास एक स्मारक बनाने का भी सुझाव दे दिया था। हाँ, एक चेतावनी के तौर पर। ये एक असामान्य सुझाव है, लेकिन ये दिखाता है कि इस घटना ने स्थानीय समुदाय को कितना झकझोर कर रख दिया था। कि वो उस जगह को सिर्फ एक झरने के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के तौर पर याद रखें जहां विश्वास को तोड़ा गया था। लेकिन एक ठोस बदलाव भी तो हुआ। इस केस की सबसे स्थायी विरासतों में से एक, हाँ, मेघालय सरकार का वो फैसला। उन्होंने अनधिकृत निजी पर्यटक वाहनों के किराए पर रोक लगा दी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हत्यारे तो कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते थे। फर्क पड़ता है रेगुलेशन का। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। कैसे? इस केस में हत्यारों ने एक प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल करके आसानी से जोड़े को ट्रैक किया और वारदात को अंजाम दिया।
जब वाहन रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड होते हैं तो हर ड्राइवर का एक रिकॉर्ड होता है, गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग लगाई जा सकती है और एक जवाबदेही तय होती है। अच्छा, मतलब सिस्टम में मौजूद एक खामी को भरना था। हाँ, जिसका फायदा इस साजिश में उठाया गया था। तो एक अपराध ने सीधे तौर पर राज्य की पर्यटन नीति को बदल दिया। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को एक साथ देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? एक हनीमून यात्रा जो एक सोची समझी हत्या में बदल गई। एक पत्नी जो पहले पीड़ित लग रही थी, बाद में मुख्य आरोपी बन गई। और एक ऐसी जांच जिसमें कई राज्यों की पुलिस शामिल हुई और जिसने तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करके एक बेहद उलझे हुए मामले को सुलझाया। ये मामला इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे चीजें सतह पर कुछ और दिखती हैं और उनकी असलियत कुछ और होती है। सही कहा। एक रोमांटिक छुट्टी की तस्वीर के पीछे एक ठंडे दिमाग से की गई साजिश छुपी थी, और इसका राष्ट्रीय स्तर पर इतना चर्चित होना महज सनसनी की वजह से नहीं था, बल्कि इसी विरोधाभास की वजह से था। कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जो हमें रिश्तों की जटिलताओं और इंसान के स्याह पक्ष के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये आधुनिक अपराध जांच का एक बेहतरीन उदाहरण दी है, जिसमें तकनीक, अंतर्राज्य पुलिस सहयोग और मीडिया की भूमिका सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है। क्या? ये सभी स्रोत हमें पुलिस की चार्जशीट, आरोपों और कथित इकबालिया बयानों के बारे में बताते हैं। ये कहानी का एक पक्ष है, अभियोजन पक्ष की कहानी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये मामला अदालत में आगे बढ़ेगा, एक अहम सवाल जिसका जवाब इन शुरुआती रिपोर्टों में नहीं है, वो सामने आएगा। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि बचाव पक्ष इन तकनीकी सबूतों और कथित बयानों को अदालत में कैसे चुनौती देगा। अभियोजन पक्ष की कहानी और बचाव पक्ष के तर्कों के बीच की लड़ाई एक ऐसी कहानी है जिसकी भूमिका इन दस्तावेजों ने अभी सिर्फ तैयार की है।